हाउ आर यू? वेलकम बैक। 1 मार्च। चलिए न्यू करते हैं। एक टॉपिक रह गया था, थोड़ा अभी धीमे बोलूँगा, उसके बाद जोर जोर से बोला करूँगा कुछ दिनों बाद, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको मेरी वॉइस आएगी, चिंता ना करिएगा, ठीक है? हाँ, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो रह गया था आइसोमेरिज में। शायद मेरे हिसाब से डे 6 था या डे 7 था, कुछ ऐसा ही चल रहा था उसमें। वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहाँ पर जो भी पढ़ा है उसके आगे वाला वीडियो है। तो देखिए, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम जब आइसोमेरिज्म कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहे थे, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था वो ध्यान रखिएगा 2 टाइप का होता था, जिसको हम लोग बोल रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड एक को बोलते थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग निकाल रहे हो तो उस समय उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने लास्ट टॉपिक में क्लास में समझी थी, ठीक है? एक होती है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछे तो ध्यान रखना आपको दोनों को प्लस करना होगा, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल के लिए जो फॉर्मूला होता था, ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2n। यहां पर जो n है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, वो ध्यान रखना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता था, ठीक है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता था। बट अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस जो n का मतलब है वो कायरल सेंटर होता था। कायरल सेंटर होता था। कायरल सेंटर मींस नंबर ऑफ कायरल सेंटर उसमें कितने हैं। जैसे मान लीजिए 2 हैं तो वो वहां पर 4 आइसोमर्स बनते थे। लेकिन अगर मान लो आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात करता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करता है, तो ध्यान रखिएगा आपने करना है 2 प्लस ये 2। तो यहां पर यानी कि ये जीआई की तरफ है, ये ऑप्टिकल है। बट अगर आपको इंडिविजुअल पूछता है तो जीआई अलग होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स अलग होंगे, ठीक है? ये हमने वहां तक बात कर ली थी। दूसरी वाली बात, हमारा एक जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो रह गया था कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करते हैं। एक्चुअली में इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं जिनको हमें देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला इसमें आता है, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है न्यूमान। तो उसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन। अब न्यूमान प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि एक जो है उल्टा वाई, एक सीधा वाई। बताता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूमान प्रोजेक्शन होता है वो 2D होता है। अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें जिसको हम बोलें सॉहॉर्स, उसको बोलते हैं क्या हम लोग बेसिकली 3D। तो जो सॉहॉर्स है वो 3D होता है और जो न्यूमान है वो 2D होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, वैसे तो हमने इसको स्टीरियो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए एक एम्फेसिस आ जाता है कि बताइए जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो हम एक बार ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी 2D है। एक्चुअली में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो कंप्लीटली और कंप्लीटली 3D का व्यू होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिलहाल कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। हम लोग समझ रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट साइंटिस्टों ने एक डिफरेंट अप्रोच बना करके उसको दे रखा है, वो आपको सीखना है। जैसे हमने पहले साइंटिस्ट ले रखे हैं जिनका नाम है न्यूमान, तो उसका पूरा नाम हुआ न्यूमान प्रोजेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करना है। इन्होंने कहा कि एक जो है उल्टा वाई बनाइए, एक सीधा वाई। अब जैसे मान लीजिए कि 2 कार्बन है यहां पर, इसको बोलते हैं कन्फर्मर ऑफ इथेन। कन्फर्मर ऑफ इथेन, ठीक है? ये हुआ। अब
जैसे उन्होंने बोला कि एक कार्बन सर्किल में चला जाएगा, एक कार्बन अपने पास ये डॉट में है, मतलब हमारे पास दो कार्बन है 1 और 2, तो एक कार्बन कहाँ चला गया हमारे पास सर्किल में और एक कार्बन रह गया डॉट में। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन बचे हमारे पास 6, तो 6 हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये हमारा बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ कन्फर्मर ऑफ इथेन भी बोल सकते हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दो वाई आपको दिखाई दे रही हैं, एक वाई जो है वो ऐसे करके है, ये उल्टी वाई है, और ये वाली जो आप बाई देख रहे हो ये सीधी बाई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जरूरी नहीं कि मैंने ऐसा करके उल्टी बाई सीधा बाई करके और बनाया है, हो सकता है आपके किसी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि एक सीधी बाई आ जाए और एक उल्टी बाई आ जाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली। एक चीज और, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, और आपने 11th में पढ़ भी रखा है, ढंग से समझ में तो आना ही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे कर लिया, तो या तो आप इसको ऐसा उल्टा बाई कर सकते हो या फिर ये सीधा बाई भी आ सकता है। अब देखिए आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो ये वाली जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, ध्यान रखना ये पोजीशन फिक्स रहेगी। बाकी जो ये पोजीशन आप लोग देख रहे हो ये 60 डिग्री से रोटेट करेंगी, और जब तक रोटेट करेंगी जब तक कि ये सेम फॉर्म में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कन्फर्मर्स। कब तक घुमाएंगे इसको, तब तक रोटेट करेंगे जब तक ये 60 डिग्री में नहीं, 60 डिग्री से बार बार एंगल को घुमाएंगे, और तब तक घुमाएंगे जब तक पहली फॉर्म में नहीं आ जाता है। मान लीजिए मैंने इसको लेकर के बना रहा हूं मैं कन्फर्मर ऑफ इथेन, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो ग्रुप है इसको तो मैंने घुमाया नहीं इन ग्रुप को, अब इस ग्रुप को अगर मैं 60 डिग्री से घुमा दूंगा, रोटेट कर दूंगा, तो ये H इस H के नीचे आ जाएगा, और ये H इस H के नीचे आ जाएगा, और ये H इस H के नीचे आ जाएगा। तो अगर हम बात करें अगले वाली फॉर्म की, अगले वाली स्ट्रक्चर की, तो दिस इज दी कन्फर्मर ऑफ इथेन, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं नया, अच्छा चैट खुली है नहीं है, चैट खोल देता हूं ताकि आप लोग अपनी बात बता सको, लाइव चैट कर देता हूं। ठीक है, पहले मेरे पास चैट नहीं आ रही थी। हाँ अब देखिए अगर हम लोग बात करें, मेरे पास सेकंड ये बन गया, अगर इसका थर्ड हम लोग बनाना चाहें तो इसको मैं 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो अगला वाला हमारे पास 60 से हम रोटेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। आपको पता है हम लोग कब तक रोटेट करेंगे, जब तक पहली वाली फॉर्म हमें नहीं मिल जाती है। अब देखिए क्या हुआ इसमें, नया ये हुआ कि एक को तो मुझे कहीं कुछ करना नहीं है, एज इट इज लिखना है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ चला गया, 60 डिग्री से घुमाने पर ये वाला यहाँ चला गया। अब देखिए क्या होगा बेसिकली, अच्छा तो इसमें तो 3 फॉर्म में ही आ गया। अब हमें ज्यादा नहीं बनानी है, क्यों नहीं बनानी है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो तीसरी वाली में ही आ चुकी है। जरूरी नहीं कि सब में ही तीसरे वाले में आ जाए। तो अगर हम लोग देखें पहली वाली स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल हो रहा है हमें थर्ड वाली स्ट्रक्चर, तो इसमें से मान लीजिए मेरे पास कोई 2 फॉर्म है, इसी 2 फॉर्म को मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज दी मोर स्टेबल, तो देखिए होता क्या है, जब हमारे पास कोई ग्रुप अपोजिट में लगे होते हैं उसको हम एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, और जो दूसरी वाली फॉर्म है जहां पर एक एच के पीछे एक एच लगा हुआ है उसको हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2 ग्रुप पास पास में होंगे, छोटे हल्के लाइटर, तो उसको हम एक्लिप्स्ड बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर रिपल्सन होगा, और ये जो रिपल्सन है इसका नाम होता है, ध्यान रखना, टॉर्सिनल स्ट्रेन। इस रिपल्सन को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, TS। तो
ये रिपल्सन होने की वजह से, मान लीजिए दो एटम पास पास हैं तो वहां रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये फॉर्म जो होगी वो लेस स्टेबल होगी। यहां जो एटम है ये दूर दूर हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म स्टेबल होगी। ठीक है, तो दिस इज द मोर स्टेबल एंड दिस इज द लेस स्टेबल। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है। दूसरी चीज दूसरी चीज इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए इसके, अगर हम देखें सारे हाइड्रोजन को, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, केस और ले लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, समझाता हूं नया, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई प्रोपेन है, CH3 CH2 एंड CH3, इसको मैं एन प्रोपेन बोल रहा हूं। एन का मतलब होता है नॉर्मल। मान लीजिए अगर मैं इसके कन्फर्मर बनाऊं, तो कन्फर्मर इसके कैसे बनेंगे, देखो इसके कन्फर्मर्स कुछ ऐसे बनेंगे। एक CH3 मान लो मैंने यहां ले लिया, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एक कार्बन इसमें, ध्यान रखना, सर्किल में चला जाएगा, एक कार्बन इसमें डॉट में रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, एक कार्बन सर्किल में, एक कार्बन डॉट में रहता है। अब मान लेते हैं कि दो कार्बन जो हैं वो एक सर्किल में चला गया, एक डॉट में चला गया, तो मेरे पास एक CH3 बना, तो मैंने यहां लिख दिया उसको। ठीक है, अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने बचे, 3 और 2 5, तो देखो 1 2 और यहां पर 3 4 एंड 5 मैंने यहां लगा दिए। अब इसको हमें रोटेट करना है, कब तक रोटेट करना है, 60 डिग्री के एंगल से। इसी को बोलते हैं न्यूमैन कन्फर्मर्स या न्यूमैन रोटामर्स। क्या होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री से, तो कई सारी फॉर्म बन जाती हैं, उन फॉर्म का नाम होता है कन्फर्मर्स या रोटामर, और इस तरीके की आइसोमेरिज्म को बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए अब हम रोटेट करते हैं इसको 60 डिग्री से। तो मान लीजिए मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अगली वाली मेरे पास फॉर्म जो बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मुझे फिर फर्दर दोबारा रोटेट करना है इसको, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। तो जब मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा, तो ये वाला जो H है वो यहां आ जाएगा, ध्यान रखना, ये H यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। तो अगली वाली जो फॉर्म है हमारे पास वो कुछ ऐसे बनेगी, ध्यान रखना, CH3 H। तो ये पहले इसको नहीं घुमाना, एक को नहीं घुमाना, एक को तो फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेट करना है 60 डिग्री से। ठीक है, तो ये देखो H यहां आ गया है और ये H यहां आ गया है, ये H यहां चला गया। क्या अब वही वाली फॉर्म है? हाँ बिल्कुल वही वाली फॉर्म है। तो ध्यान रखना आप लोग, अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों स्टॉप करना पड़ेगा? क्योंकि सेम आइडेंटिकल फॉर्म आ चुकी है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि जब एक ये दोनों अपोजिट होते हैं तो इसको हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं, है ना। और ये जब एक बल्कि एक लाइटर है तो इसको हम एक्लिफ्ट बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। मान लो आपसे अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये भी स्टैगर्ड ही है, तो बात चल रही है यहाँ पे विच वन इज द मोर स्टेबल। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर रिपल्सन होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप पास होंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो वो लेस स्टेबल होंगे। तो विच वन इज द मोर स्टेबल? दिस इज द मोर स्टेबल, ऑलवेज रिमेंबर। ये लेस स्टेबल है। एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक भी कराऊंगा, बाकी चीजें बाहर से भी कराऊंगा। आप लोगों को हर चीज, मैं बिल्कुल इसीलिए धीमे बोल रहा हूं कि हर चीज आपको आराम से सुननी है और समझनी है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ कन्फर्मर्स, एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ इथेन आर मोर स्टेबल देन दी एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ प्रोपेन, गिव दी रीजन। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ इथेन आर मोर स्टेबल देन द एक्लिफ्ट फॉर्म ऑफ प्रोपेन, वाई? तो इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहां पर आपने देखा है जब छोटे बच्चे होते हैं तो झगड़ते हैं, फिर दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं,
बड़े बच्चों में जब झगड़ा होता है तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, समझ रहे हो ना, कई बार बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है वो। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें अगर रिपल्सन होगा भी तो कुछ देर बाद मतलब इसके कंपैरिजन में कम होने वाला है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि जो एक्लिश फॉर्म ऑफ ईथेन है वो मोर स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है, ये जो दोनों ग्रुप हैं वो छोटे लाइटर ग्रुप हैं, इसलिए रिपल्सन इसके कम हो रहा है। किसके कंपैरिजन में कम हो रहा है? इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा ग्रुप है, तो यहाँ पर रिपल्सन मोर हो रहा है, जिसकी वजह से ये इन दोनों की कंपैरिजन भी अगर हम करें, ऑलवेज रिमेंबर ये मोर स्टेबल है इसकी फॉर्म, ये लेस स्टेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला वाला क्वेश्चन मेरे पास है एन, हाँ ब्यूटेन का बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, दिस इज द कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे बात करूं तो ये कार्बन 1 2 3 4 है, ठीक है। अब हम लोगों को कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन बनाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे कि एक कार्बन मान लेते हैं, 2 और 3 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा कार्बन है किसी को भी मान सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीच वालों को ही मानना होता है कि एक हमारे पास सर्कल में चला गया, एक कार्बन हमारे पास इस डॉट में चला गया, ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 कार्बन मतलब CH3 बचे, तो इस CH3 को मैं कुछ ऐसे ले रहा हूं और स्टैगर्ड फॉर्म से ही शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने बचे, 2 और 2 4, तो हमने यहां पर लिखा 4, ठीक है। अब इसको 60 डिग्री से घुमाएंगे, और कब तक घुमाएंगे, जब तक कि पहली फॉर्म नहीं बन जाती है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, जब 60 डिग्री से घुमाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये इसके नीचे आने वाला है। तो अब इसके कई सारे बनेंगे, जैसे मान लो इसको तो मैं ऐसे ही लगा देता हूं। अब ये H मेरे पास ये है, ये H यहां आ गया, और ये CH3 है जो इसके नीचे चला गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं, इसको अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं, तो देखो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये CH3 यहां जाएगा, और ये H यहां जाएगा। तो अगला वाला जो मेरा है वो कुछ ऐसे होगा, ये यहां चला गया, ये CH3 यहां है, और ये H यहां है, ठीक है। अब मुझे कब तक घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक ये नहीं बन जाता। तो अब मैं घुमाऊंगा 60 डिग्री से दोबारा से, तो जब 60 डिग्री से घुमाऊंगा तो ये H इसके नीचे, ये CH3 इसके नीचे, और ये H इसके नीचे। तो देखिए अगली वाली जो फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखो अगली बार अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो 60 डिग्री से रोटेट करने पे ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और ये यहां जाएगा। तो अगली वाली मेरा जो होगा CH3 H, इसमें तो जो वैसे है पहले जैसा ही वैसे ही लग रहा था, CH3 आ गया, H आ गया, और ये भी H आ गया। अब देखिए अगला वाला क्या होगा, आपको पता है सारे बच्चों को, 60 डिग्री से मैं घुमाऊंगा, तो 60 डिग्री से घुमाने में ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये इसके नीचे। तो अगली वाली जो मेरे पास फॉर्म है वो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से होगी, H, और ये CH3 है, और ये H, और ये H, और ये H, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा पहले वाले की तरह, क्योंकि ये यहां जाएगा सामने, ये यहां चला जाएगा, और ये यहां चला जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास कई तरीके की स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, मिल रही हैं हमें। अब हमें ये आइडेंटिकल करना होगा कि इनका नाम क्या है, इंडिविजुअल। अब आप देखिए जब दो बल की ग्रुप अपोजिट होते हैं, जब दो बल की ग्रुप अपोजिट होते हैं तो उस फॉर्म को हम लोग एंटी या स्टैगर्ड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, एंटी या स्टैगर्ड बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि एक बल्कि ग्रुप है, एक लाइटर ग्रुप है, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, बल्कि लाइटर, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा ध्यान रखिएगा जब दो बल्कि ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस होता है तो इसको गॉच फॉर्म बोलते हैं। दिस इज नोन एज दी गॉच फॉर्म। क्यों?
इन दो बल्कि ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस है एंगल का, वो गॉच फॉर्म है, ध्यान रखना। तो इसको बोलेंगे गॉच फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा बेसिकली कि ये CH3 है, ये CH3 है, एक बल्कि ग्रुप के नीचे बल्कि ग्रुप है, तो उसको हम फुली एक्लिप्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द फुली एक्लिप्ट, फुली एक्लिप्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इस फॉर्म का नाम क्या है, तो आप लोग समझ रहे हो, दो बल्कि ग्रुप है हमारे पास और दो बल्कि ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि ये भी हमारे पास गॉच फॉर्म है, ऑलवेज रिमेंबर। अब मान लो मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये मेरे पास एक्लिप्ट है, मतलब एक बार रोटेट करने के बाद इनके नाम भी रोटेट होते रहेंगे। दूसरी चीज जो आपको समझने वाली बात है, देखिए अगर आप मान लो किसी का आपका कोई रिलेटिव है, दूर दूर रहो आप, तो आप में झगड़ा कम होगा, लड़ाइयां कम होंगी। बट अगर मान लीजिए आप किसी के रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी। तो यानी कि ये जो है ना, ये अनस्टेबल है। तो अब इसमें मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं आपको, तो सबसे ज्यादा जो स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखना। स्टेगर्ड, स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो, अब इसमें पता करें, जैसे मान लीजिए गॉच में या एक्लिप्ट में, विच मीन्स दी मोर स्टेबल। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां सारे जो ग्रुप हैं वो लगभग 60 डिग्री से तो डिफरेंस है ही है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल पास में 0 डिग्री में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर होती है हमारे पास गॉच, गॉच फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है, इसके बाद है ना। फिर होती है, ध्यान रखना, एक्लिप्ट, और जो सबसे लास्ट में रहती है वो रहती है फुली एक्लिप्ट, ऑलवेज रिमेंबर। ये जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये जो है वो किसका ऑर्डर है, हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। मान लो मैं आपसे पूछूं एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए अब यहां ये फुली एक्लिप्ट है, इसके सेपरेशन करने के लिए, इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, हमें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो इसमें एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होगी वो फुली एक्लिप्स्ड होगी, फुली एक्लिप्स्ड के बाद एक्लिप्स्ड होगी, और एक्लिप्स्ड के बाद ध्यान रखिएगा गॉच होगी, गॉच के बाद होगी अपना स्टैगर। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी का ऑर्डर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो भी होगा उसका रिवर्स कर देंगे तो वो अपना निकल के आ जाएगा एनर्जी का ऑर्डर। एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं इनके बीच में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी और एंगल के बीच में, ओहो ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये एंगल है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 60 का, क्योंकि अभी हमने जो बनाए हैं कन्फर्मर्स वो किसके बेसिस पे बनाए, 60 डिग्री के बेसिस पे बनाए ना, तो 60 के बीच में चल रहा है। इस तरीके से जा रहा है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां पे ये मिथाइल कितने डिग्री पे है, इधर से जाएंगे 180 डिग्री पे है, इधर से भी आएंगे 180 पे है। बट अगर मान लो इधर से इधर गए 180, फिर इधर से इधर गए 180, तो कितने हो गए टोटल, कितना इंटरेक्शन हो गया इसमें, 360। 180 तो है ही है, ये इधर से इधर वाला 180 है, लेकिन अगर पूरा दोबारा घूम के आ गए तो आ गया 360। अब मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, इस मिथाइल को देख रहे हैं, तो ये कितने के इंटरेक्शन पे हैं, यहां पे ये 120 डिग्री पे लगे हुए हैं,
ठीक है, यानी कि एक बार 60 का रोटेशन रहा होगा, एक बार दूसरा 60 का रहा होगा, तो ये 120 के रोटेशन पे रखे हुए हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं इन मिथाइल के बीच में कितना एंगल है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। मान लीजिए मैं इधर से यूं घूम करके जाऊं तो कितना है भाई 300 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ, 3 डिग्री 3 नहीं, इसको 240 बोलेंगे है। तो 240 कहने का मतलब आपको ये जो है एंगल समझ में आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई, यहां से यहां 60 है मान लो, अब ये दोबारा कई बार इसने 3 रोटेशन दिए होंगे, 60 60 60 60, ठीक है। तो 4 रोटेशन पे ये इधर से अब जब इधर आएगा इंटरेक्शन करता तो 240 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब मान लो इनके बीच में कितना है अभी 0 डिग्री, ठीक है, ये है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब मान लो कभी गलती से वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके मेडिकल आईआईटी में वैसे तो आया नहीं है, लेकिन आईआईटी में कुछ चीजें आ जाती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको। अब देखिए, अब यानी कि जो 0 डिग्री है उसका एनर्जी प्रोफाइल सबसे ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं यहां समझाने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री पर कौन सी फॉर्म रही होगी, मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने कोई कॉन्सेप्ट किया और उसके बारे में हमें पूरा नहीं तो ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं तो इतना पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मीन्स ये होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए एंगल ही दे दे, आप लोग जेई वाले बच्चे देख रहे हैं, एंगल दे दे तो ये फुली एक्लिप्स्ड है, इसका एंगल कितना होने वाला है 0 डिग्री। तो जिसका 0 डिग्री है तो आप देख रहे हो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप देख रहे हो 180 पे, ठीक है, 180 पे देख रहे हो क्या हो रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म है। अब स्टैगर्ड फॉर्म का जो एंगल है आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 180 पे, या फिर आप बोल सकते हो 360 पर, क्योंकि इधर से जाएंगे तो 180, इधर से जाएंगे 180, अगर टोटल कर दोगे तो कितना होगा 360 पे। तो 360 की जो एनर्जी है वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो मतलब मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू आइडिया लगवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप देखो 180 पर स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी, इधर से फिर स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। फाइनली आपको क्या डिसाइड करना है, फाइनली आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन ना जाए उसके लिए आपको उस लेवल से भी अप्रोच बना करके एक बार के लिए चलनी पड़ेगी कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे उसको कर पाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद अब जिस बच्चे ने भी देखा होगा, समझा होगा, अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको एंगल का समझा दिया। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझाना बाकी है। मैं बात करता हूं अगले कन्फर्मर्स की, मैं बात करता हूं नेक्स्ट कन्फर्मेशन है मेरे पास अगला वाला। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप लोग बनाओ एन हेक्सेन का, एन हेक्सेन तक हमारे सिलेबस में है, तो मैंने आपको बोला एन हेक्सेन का बनाओ आप लोग। तो जब एन हेक्सेन का बना रहे हैं हम लोग तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज दी एन हेक्सेन। अब मैं आपसे कहा कि भाई एन हेक्सेन का कैसे बनाओगे, तो देखो क्या है इधर, इधर क्या है कि एक कार्बन सर्कल में चला जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब आप कर क्या सकते हैं, C3 और C4 पे फोकस करिए। मान लीजिए मैंने ये कार्बन एक को सर्कल में ले लिया है, एक को डॉट में ले लिया है। अब मेरे पास ये बचा एक तो, और मेरे पास ये बचा, ठीक है। तो यहां पे 3 पे जो बचा है वो C2H5 बचा है, ये रहा, और मैं फिर इसको उल्टा Y और सीधा Y बना लेता हूं, और ये मेरे पास C2H5 रहा, ठीक है। और ये जो H बचे मेरे पास 2 और 2 4, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखेंगे वही रोटेशन, वही सारी चीजें, तो इसमें ये तो स्टैगर्ड फॉर्म बनी हुई है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो स्टैगर्ड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स में ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज वहां पर जो इंटरेक्शन होते हैं, इसको डिहाइड्रल एंगल भी बोलते हैं बेसिकली, ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री का टेक्निकली वर्ड है।
डीहाइड्रल एंगल। तो स्टैगर्ड का जो डीहाइड्रल एंगल होता है वो 180 होता है, मतलब जो दो बल्की ग्रुप है उनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रल एंगल। अब बात करते हैं यहाँ पर सारी फॉर्म बनेंगी, तो आप बता सकते हो बड़े आसानी से, वही है जो ब्यूटेन का ऑर्डर है, ध्यान रखना वही इसमें भी ऑर्डर होगा, बस जहां CH3 है वहां C2H5 आ जाना है, लगा देना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इथाइलिन ग्लाइकोल का कन्फर्मर बनाइए, ये इथिलीन ग्लाइकोल है, मैं आपसे पूछूं कि इथिलीन ग्लाइकोल का कन्फर्मर बनाइए। तो देखिए इथिलीन ग्लाइकोल में क्या होता है बेसिकली कि एक कार्बन आपने ऐसा ले लिया, एक कार्बन डॉट पे चला गया, एक कार्बन सर्कल में चला गया है और एक कार्बन डॉट पे चला गया है। अब आप देखेंगे तो OH बचे आपके पास, एक कार्बन पे OH ये लगा हुआ है, एक पे ये लगा हुआ है, तो आपने क्या किया, ऐसे बना दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसको 60 डिग्री से घुमाना है आपको, और कब तक घुमाना है, जब तक कि ये सेम फॉर्म नहीं आ जाती है। अब मान लीजिए मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया ऐसे करके, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक्लिप्स फॉर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 60 डिग्री से और घुमाओ, तो ये H होगा यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा और ये OH यहां आ जाएगा। तो अगली वाली जो फॉर्म बनने वाली है इसकी वो कुछ ऐसे बनेगी, OH, ये H और ये OH, सॉरी H तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब ये H यहाँ चला गया, यहाँ ले लेता हूँ, ये H यहाँ चला गया, यहाँ ले लेता हूँ, ये OH यहाँ आ गया, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अगली वाली फॉर्म ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाली जो है यहाँ चली जाएगी। तो हमने देखा कि इस तरीके से जो है OH यहाँ आ गया। अब ये जो H है वो इसके नीचे आ जाएगा और ये H इसके नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए फिर मैं आपसे कहता हूँ कि और बनाओ, तो बनेंगी, अभी बिल्कुल बनेंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढंग से समझ में आए। लेकिन क्योंकि एक आध बार पढ़ते हैं ना हम लोग, तो कई बार चीज़ें थोड़ा पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हल्का सा लगता है, तो हल्के से लगने की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको 2-2 बार पढ़िएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अब देखो अब फिर दोबारा करें तो ये इसके नीचे आ जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रखी, ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे, ठीक है। OH ठीक है, यहाँ तक सही चला आ रहा है। अब देखिए क्योंकि इसमें कई सारी फॉर्म बन रही है ना, इसलिए मैं कह रहा था। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, इस H के नीचे OH आ जाएगा और फिर ये H और फिर ये H। मान लो मैं 60 डिग्री से घुमा दूंगा तो मेरे पास पहली वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें देखना क्या है, देखना ये है कि जो ये OH है और ये जो OH है वो स्टैगर्ड है या एंटी है, ध्यान रखना। एंटी या फिर स्टैगर्ड एक ही नाम होता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो वो एक्लिप्स्ड है, एक बल्की ग्रुप, एक स्मॉलर ग्रुप, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना। ये गॉच फॉर्म है, दिस इज द गॉच। अब मान लो अगर ये दोनों हैं तो इसको फुली एक्लिप्स्ड बोलते हैं, फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर दोबारा से घूम घाम करके वही ऑर्डर आएगा, जैसे मान लो ये गॉच आ गया, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का ऑर्डर है तो ये गॉच आ गया, फिर दोबारा से वही घूम घाम करके आना है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जैसे देखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लीजिए होती है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ खाने का शौक है, अब क्योंकि वही चीज़ रिलेटिव खिला रहे हैं आपको तो सही लगेगा, एक आध बार सही लग सकता है, बट अगर ज़्यादा ही खिला रहे हैं तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है सारी कहानी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि लोगों के पास रहो लेकिन उतना ज़्यादा मत करो, ऐसा मॉलिक्यूल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो जो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी फुली एक्लिप्स्ड के बीच में, तो यहाँ लड़ाई भी हो सकती है, यहाँ झगड़े भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन बल्कीनेस इस पे डोमिनेंसी दिखा देती है। तो
हम सबसे ज्यादा स्टेबल जो लेते हैं वो ये लेते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ध्यान रखिएगा। उस केस में गॉच फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। अब कोई बच्चा ये मत सोचना आज सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो मेरा थोड़ा गला खराब है, आप लोगों को पता है, इसलिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। कोशिश जारी है सही हो जाए, लेकिन अब कोई बच्चा थोड़ा सा वैसे ना सोचे, इसलिए मैंने बोल ही दिया है कि ये गले का इफेक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले गॉच फॉर्म है, ध्यान रखना, इसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये गॉच फॉर्म है। गॉच फॉर्म के बाद स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। उसके बाद एक्लिप्स्ड फॉर्म आती है, एक्लिप्स्ड के बाद ऑलवेज रिमेंबर फुली एक्लिप्स्ड आती है, फुली एक्लिप्स्ड आएगी। ये किसका ऑर्डर है बच्चों? ये है स्टेबिलिटी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, जैसे मान लीजिए ये हमने पूरा बना दिया, अब मैं बात करता हूं कि ये स्टेबल है, कौन सा वाला? गॉच फॉर्म। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं नहीं है, उस केस में स्टेगर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब कुछ पॉइंटों को लेकर के मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट्स क्या हैं वो समझो, या एक चीज और बता देता हूं फिर पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। एक है हमारे पास 100 हॉर्स, हालांकि इसका बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 100 हॉर्स होता है वो 3D होता है, जो न्यूमैन होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। अब ये 100 हॉर्स क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि इसमें उल्टा वाई सीधा वाई ऐसे घोड़े की तरह बनाते हैं, ऐसे ही होता है ना, घोड़ा देखा। तो अब देखो ये कार्बन एक ये रहा, एक कार्बन ये रहा, अब ये जो एच एच बने वो ये हैं कुछ, है ना, इस तरीके से। अब देखो मान लो अगर ये सेम साइड ऐसे करके रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, उसको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म। और दूसरे वाले को जैसे मान लीजिए अगर ये फॉर्म कुछ ऐसे हो, अगर ये उल्टा वाई और सीधा वाई कुछ ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों, हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसी को बोलते हैं 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ब्यूटेन का 100 हॉर्स बना दो, तो बस सिंपल है, ये तो न्यूमैन से भी सिंपल है। आपने क्या करना है, एक उल्टा वाई लेना है और घोड़ा देखा, आपने घोड़ा देखा है, उसी तरीके का बना दो। जैसे मान लो अब आपसे पूछे कोई ब्यूटेन का स्टैगर्ड कौन सा होगा, तो ये ब्यूटेन है मेरे पास। अब देखो ये ब्यूटेन का स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन हो गए, 3 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो जो दोनों बल्कि ग्रुप हैं कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड द स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब घोड़ा देखा, कुछ ऐसा करो कि CH3 और ये CH3 ऐसा हो जाए और ये HH कुछ इस तरीके से हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म। विच वन इज द मोर स्टेबल? दिस वन इज द मोर स्टेबल। बट मान लो अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस आ जाए, जैसे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे पास इथिलीन ग्लाइकोल का क्वेश्चन आ गया, एक कार्बन ये रहा, ठीक है, ये इथिलीन ग्लाइकोल की एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब इसी का मैं स्टैगर्ड बनाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ भैया कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो अपने पास एक्लिप्स्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां तक के हमारे केस थे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन से बात करूं, यहां पे ये मेरे पास इथेन है, इथेन के कन्फर्मर्स हैं। इथेन के कन्फर्मर्स में जो डीहाइड्रल एंगल होता है, डीहाइड्रल एंगल बेसिकली अभी आप क्या मान के चलोगे, देखो वैसे तो MSc वगैरह वाले बच्चों को ही समझ में आता है वो कि 3 एटम में ट्राई एटॉमिक है तो डीहाइड्रल एंगल बोलेंगे, या टेट्रा एटॉमिक है तो हम ये बोलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लेवल पे समझाता हूं, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है,
स्टेगर्ड फॉर्म को ऐसे मान लो आप लोग कि ये डिहाइड्रल एंगल है, ठीक है। अच्छा, और जो एक्लिस्ट फॉर्म है जिसके बीच में रिपल्सन होता है उसको बोल लो टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या मान लो? टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। काम हो जाएगा अपना। मतलब मैं मान लो बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ा दूं आपको जो आपको कुछ समझ में ही नहीं आए और क्वेश्चन ही नहीं कर पाओ तो वो भी बेकार है, ध्यान रखना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है क्वेश्चन को ढंग से कर ले जाना, बस। हमारा काम ये नहीं है, आपके लेवल पे उतना काम नहीं है कि रिसर्च वाला काम बता दूं मैं यहाँ पे कि हाँ भाई ऐसे हम ट्राई एटॉमिक देखेंगे, डिहाइड्रल एंगल वगैरह वगैरह वगैरह। उनको छोड़ो, मारो गोला। अब देखो नया क्या है इसमें, ऐसे समझो आप लोग, ये सारे जो हाइड्रोजन है ना सब के सब कैसे हैं? आइडेंटिकल। इसके कई सारे डिहाइड्रल एंगल बनेंगे, मतलब इसकी कई सारी स्टेगर्ड फॉर्म मानी जाएगी। अब इसके केस में ऑलवेज रिमेंबर, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये 180 पे क्यों, सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? आइडेंटिकल। तो ध्यान रखना जो ईथेन का डिहाइड्रल एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, तो डिहाइड्रल एंगल मतलब स्टेगर्ड वाली को बोल रहे हैं मान लो आप, ठीक है। तो इसका कितना होगा? 60 डिग्री। किसकी बात चल रही है? ईथेन की। अगर इसको छोड़ दूं, एक्सेप्ट ईथेन, ठीक है, तो ध्यान रखना सबका डिहाइड्रल एंगल कितना होगा? 180। अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अब भैया ऐसा है कि सारे हाइड्रोजन है सेम। आप कह रहे हो ये 180 पे रखा हुआ है, मैं भी कह रहा हूं 180 पे रखा हुआ है, तो फिर ये क्या हुआ है? ये भी तो ये यहाँ क्या है बेसिकली, समझ रहे हो आप लोग? यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ग्रुप ना होने की वजह से, तो ये भी तो डिहाइड्रल एंगल माना जाएगा। मतलब सारी ग्रुप जो है हाइड्रोजन वो सेम है। तो ये याद रखो कि इथेन का जो डिहाइड्रल एंगल है वो 60 डिग्री होता है, और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भाई टॉर्सनल स्ट्रेन, तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? जो एक्लिस्ट के बीच में 0 डिग्री में लगता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अगर आपसे कोई पूछे भैया एक्लिस्ट फॉर्म अनस्टेबल है, रीजन टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, इसमें क्या होता है जब सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं ना, सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं, मतलब आप देख रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन है, अब यहां पे नहीं है, यहां मिथाइल है, देखो यहां दूसरे वाले से मिथाइल चलने लगा। तो जब सारे हो जाते हैं तो ध्यान रखना बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, किसके? ईथेन में। ऑलवेज रिमेंबर, अब जो मैं लिखा रहा हूं इसको कॉपी में लिख लो या फिक्स कर लो दिमाग में, ये क्वेश्चन नीट में जेई में आए हुए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, तो अगर मैं बात करूं ईथेन की, तो ईथेन में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? बेसिकली सेम। और बाकी इसको छोड़ करके, बाकी इसको छोड़ करके एक्सेप्ट ईथेन, एक्सेप्ट ईथेन होता क्या है? बेसिकली बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बट जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट ईथेन बॉन्ड एंगल चेंज होता है, कभी 60, कभी 180, कभी 120, ये चेंज होता रहता है, बट जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? बेसिकली सेम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये यहां तक की कहानी बिल्कुल खत्म हो गई जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, आईआईटी जेई में आए हुए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चंस। तो चलिए, कहाँ चले गए? अच्छा ये रहा, चलो देखो, ये कोई कन्फर्मर्स है, मान लो ये कोई कन्फर्मर्स है, ये आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 2 3 4 5 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका क्या है? बेसिकली 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन की मैंने 4 फॉर्म लिख रखी हैं, आपको ये बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। चलिए सारे बच्चे लग जाइए अपने काम पे और फटाफट से हम करते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो देखिए
यहाँ पे क्या होता है, कुछ मैंने इंटरेक्शन लिख रखे हैं, ऊपर इंटरेक्शन लिख रखे हैं, अगर आप चाहो तो इनको इंटरेक्शन को लिख लेना, ध्यान रखना। जो बच्चा अप्रोच नहीं बना पाता है कि कैसे करना है, उसके लिए है CS3 गॉच इंटरेक्शन की जो किलो जूल एनर्जी होती है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कितना है, तो आप कहेंगे 3.8, CS3 के बीच में इतनी एनर्जी है, तो उसको भी आप ऐड करके बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे समझ रहे हो, ये गॉच इंटरेक्शन है, अब ये गॉच तो है नहीं, ठीक है, तो ये इथाइल है। अब इधर देखो गॉच इंटरेक्शन दो दो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी आप जान ही रहे हो, 3.8 करिएगा, यानी 60 डिग्री का होता है। अब ध्यान से सुनो मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सबसे यहाँ पे देखो ये, और फिर ये बल्कि ग्रुप एक साइड ही लगे हुए हैं, और यहाँ ये अलग लगा हुआ है, ये दोनों अलग लगे हुए हैं, अपोजिट। मान लो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेबल होगा ये पहले वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट में लगे हुए हैं। फिर अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में ट्राई करें, तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हो कि जो CS3 है वो यहाँ है, और ये CS3 यानी C2H5 यहाँ है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तीनों ही CS3 हैं, तो फिर मेरे पास दूसरा होगा, ध्यान रखिएगा। अब तीसरे चौथे में मैं कंपैरिजन करूं, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, देखो क्या नया है। नया ये है कि यहाँ पर CS3 है, जबकि यहाँ पर CS3 C2H5 एक और बल्कि ग्रुप लग गया, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 2 3 4। किसकी बात है ये? स्टेबिलिटी की बात थी। मान लो अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये रहे मेरे पास इंटरेक्शन के बारे में, किसी बुक से लिए गए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, देख सकते हो, और जिस बच्चे ने देखे नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ये अपना कन्फर्मर्स आइसोमेरिज्म डन, खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपने टाइम लिया उसके लिए थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट मिलते हैं।